नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी विद में। आज बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो हमारा 4th चैप्टर है, समाजीकरण की प्रक्रिया अर्थात सोशलाइजेशन प्रोसीजर, हम उसको लेकर बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि समाजीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाजीकरण। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करते हैं और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा और क्षमता का विकास करते हैं। जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं कि हम क्या है, हम भी एक समाज का हिस्सा हैं और हम जिस समूह में रहते हैं वह हमारा क्या है, वह हमारा समाज है। तो क्या करते हैं, हम जिस सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उसी समूह के सदस्य बन जाते हैं, वही हमारा क्या होता है, समाजीकरण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि समाजीकरण के जो कुछ सिद्धांत हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो समाजीकरण से संबंधित सिद्धांतों में कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा स्वयं सिद्धांत। तो जब हम स्वयं दर्पण सिद्धांत की बात करते हैं तो उसके अनुसार समाजीकरण सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होता है। समाज तथा अन्य बाहरी लोगों के संपर्क में आने से बालकों में स्वयं के बारे में सोचना आदि भावनाओं का विकास होता है। खुले के समाजीकरण के प्राथमिक समूह में परिवार, आसपास का वातावरण एवं खेल समूह इत्यादि मानव स्वभाव को विकसित करने की प्रथम पाठशाला है। खुले हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे, तो उनके अनुसार जो समाजीकरण है, समाजीकरण के प्राथमिक समूह में क्या होगा, परिवार, उसके आसपास का जो वातावरण होगा, खेल समूह होगा, वह क्या करते हैं, मानव के स्वभाव का विकास करते हैं। वहाँ से इस प्रारंभ हो जाता है, वह उनकी प्रथम पाठशाला होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। प्रत्येक समाज की अपनी विचारधाराएं तथा अपनी मान्यताएं होती हैं। ये बात सही है कि किसी समाज में कुछ मान्यताएं हैं और किसी समाज में अलग मान्यताएं, सभी समाज की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं और सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं। बालक जिस समाज में जन्म लेता है वह उस समाज के लोगों द्वारा किए गए आचरण एवं व्यवहार का अनुकरण करता है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया अपनी गति से चलती है। बच्चा जो भी होगा वह जिस समाज में जन्म लेगा वह उसी समाज को अनुकरण करता है, उसी समाज से सीखता है और अपनी अपनी विचारधारा भी उसी प्रकार करता है और उसी समाज को आगे बढ़ाता है। अगला जो हमारा सिद्धांत है वो है मैं और मुझे का सिद्धांत। बालकों में धीरे धीरे यह अवधारणा विकसित होने लगती है कि उनकी बातों तथा व्यवहारों का अन्य व्यक्तियों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो उसके अंदर यह अवधारणा विकसित होगी कि मेरी जो बातें हैं उसका दूसरों पर तथा समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके माध्यम से बालक में मैं की भावना विकसित होती है एवं उसका समाजीकरण तेजी से प्रारंभ होता है। तो जब कोई भी बालक देखता है कि मेरी बातों का या मेरी विचारधारा हैं उनको दूसरा कैसे लेता है या उनका प्रभाव दूसरों पर कैसे पड़ता है, उसी प्रकार उसके समाजीकरण होगा उस बालक का, वह तेज गति से हो जाता है। इसी रूप में मुझे की भावना का विकास होने लगता है। मुझे के कारण वह सामाजिक गतिविधियों से और प्रभावित होने लगता है और मैं और मुझे का मिश्रित रूप ही स्वयं होता है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ना कि पृथक। तो मैं के साथ साथ मुझे की भावना का भी विकास होता है और इनसे क्या होती है, सामाजिक गतिविधियों और ज़्यादा प्रभावित होती है। मतलब एक अच्छे उनके जो विकास की गति है वो और तेज हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात जो समाजीकरण को प्रभावित मतलब कि समाजीकरण को अच्छी ओर ले जाने वाले कौन से कारक हो सकते हैं। वही कारक हमारे समाजीकरण को निम्न स्तर पर ले जाने वाले भी हो सकते हैं अगर उनको एक अच्छा रूप या एक विकास की गति ना मिल पाए। तो
तो सबसे पहले पालन पोषण की बात करते हैं। किसी भी बालक में के समाजीकरण में पालन पोषण का क्या आधार रहता है। जिस प्रकार का वातावरण बालक को प्रारंभिक जीवन में मिलता है तथा जिस प्रकार से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, उसी के अनुसार बालक में भावनाओं तथा अनुभूतियों का विकास होता है। दूसरे शब्दों में, बालक समाज विरोधी आचरण उसी समय करता है जब वह स्वयं को समाज के साथ स्थापित या व्यवस्थापित नहीं कर पाता। अर्थात यहाँ पर वही बात कही गई है कि बालक को प्रारंभिक जीवन में जैसा वातावरण मिलेगा तो बालक का विकास भी उसी रूप में होता चला जाएगा। और कोई भी बालक हो या कोई भी इंसान हो, तभी वह गलत आचरण करता है जब वह अपने आप को क्या करता है, सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता। तो सबसे जो प्रभावित करने वाला कारक है वो सबसे पहला है हमारा पालन पोषण। इसके बाद हम जो दूसरा कारण है उसकी बात करते हैं, वो है हमारा परिवार। बालक के समाजीकरण में परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार में होता है। जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वह अपने माता पिता, भाई बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को सीखता है। अर्थात मतलब जब कोई भी बालक होगा वह धीरे धीरे जब बड़ा होता जाएगा तो क्या करेगा, वह अपने माता पिता, भाई बहन सभी आदि के संपर्क में आता रहता है और सबसे बहुत से अपने संवेग होते हैं, जैसे प्रेम हो गया, कुछ भी मतलब जितने भी संवेग हो गए सब क्या करेगा, इन चीज़ों को सीखेगा और इन्हीं से बालक का समाजीकरण होगा। अगला हमारा आता है विद्यालय। परिवार के बाद विद्यालय या स्कूल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बालक का समाजीकरण होता है। स्कूल में विभिन्न परिवार के बालक शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। बालक इन विभिन्न परिवार के बालकों तथा शिक्षकों के बीच रहते हुए सामाजिक प्रतिक्रिया करता है। अतः जब कोई भी बालक होगा स्कूल में जाएगा तो वहाँ पर क्या करेगा, अन्य अपने बालकों से मिलेगा, वहाँ पर अन्य उसके दोस्त होंगे उनसे मिलेगा, शिक्षकों से मिलेगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो समाज के छोटे छोटे समूहों में से बालक आए हैं उनके संपर्क में आएगा। उससे उसका समाजीकरण क्या होगा, तेज गति से होगा। स्कूल में रहते हुए बालक को जहाँ एक और विभिन्न विषयों की प्रत्यक्ष शिक्षा मिलती है, जहाँ पर उसे मतलब स्कूल के विषयों के बारे में ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, साथ ही साथ सामाजिक नियमों, रीति रिवाज, परंपरा, मान्यता, विश्वास, मूल्यों आदि का ज्ञान भी प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर उसमें स्कूल की विभिन्न सामाजिक योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास भी होता है। अर्थात जब हम स्कूल में होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम प्रत्यक्ष रूप से तो विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से स्कूल में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या जैसे होली, दिवाली, ये भी हमारे स्कूल में समय समय पर मनाए जाते हैं। तो उनसे क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक दूसरे समाज के बारे में सीखते हैं और समाजीकरण की अपनी जो प्रक्रिया या गति है उसको हम क्या करते हैं, तेज करते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है वंशानुक्रम। बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ अनुवांशिक गुण होते हैं, जैसे मूल भावनाएं, सहज क्रियाएं, समताएं, संवेग। ये क्या होंगे, ये हमारे मूल भावनाएं पहले से ही विकसित होती हैं जो अनुवांशिक रूप में हमको प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त इनके अनुकरण एवं सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम की भूमिका होती है। यह सभी तत्व बालक के समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रहते हैं। अर्थात जैसे माता पिता होते हैं उनसे जो हमें अनुवांशिक गुण प्राप्त होते हैं वही हमारे वंशानुक्रम, वही हमारे समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं समाजीकरण की अवस्थाएं। जो समाजीकरण की अवस्थाएं, इनको हमने बालक की अवस्थाओं के रूप में बांटकर पढ़ा है कि किस किस अवस्थाओं में कैसे कैसे हमारा समाजीकरण होता है। तो समाजीकरण सबसे पहले हम देखते हैं क्या एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर समाजीकरण को अवस्थाओं के रूप में बांटा गया है। तो जब हम सबसे पहली बात करते हैं शैशव काल की, शैशव काल में क्या होगा, समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। शैशव काल में हमारा समाजीकरण क्या होगा, प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ से समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर रहता है
प्रथम वर्ष तक बच्चे में शर्मीलेपन के भाव देखने को मिलते हैं तथा वह दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। मतलब जो क्या होगा कि शैशव काल में जब प्रथम वर्ष तक बच्चे में क्या होगा, शर्मीलेपन के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। वह क्या करता है, छोटी छोटी आपने घर पे भी देखा होगा कि ऐसी क्रियाएं करता है जिससे दूसरे क्या करें और दूसरों की ओर वह आकर्षित हो। अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर बच्चों में भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास उत्पन्न होने लगता है। तो जैसे जैसे बच्चों को बोलना सिखाते हैं तो वहाँ से बच्चा क्या करता है, अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद आता है हमारा प्रारंभिक बाल्य अवस्था, जो हमारा कहाँ से होता है, 2 से लेकर हमारी 7 वर्ष तक। तो बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति अर्थात नाराज होने की प्रवृत्ति, आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति आदि का विकास होने लगता है। इस अवस्था में क्या होगा, बच्चों में थोड़ा लड़ने की प्रवृत्ति का भी लड़ने की प्रवृत्ति भी विकसित होने लगती है। अभिभावकों के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास तथा जिज्ञासा की प्रवृत्ति आदि उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद आती है हमारी उत्तर बाल्य अवस्था, जो हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, 7 से 11 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालकों में अन्य बालकों के विचार एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। प्रतियोगिता की भावना का विकास होने लगता है। बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास होता है। साथ ही बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास भी होता है। तो जो उत्तर बाल्यावस्था है, इसमें क्या होगा कि अन्य लोगों के विचारों सुझाव को स्वीकार करने की जो बात है, मतलब दूसरों की बातों को भी बालक यहाँ क्या करने लगेगा, सुनने लगेगा। और जैसे हम कक्षा में देखते हैं एक दूसरे से प्रतियोगिता भी स्थापित होने लगती है कि उसके नंबर ज़्यादा है, मेरे कम है, या मेरे ज़्यादा है, उसके कम है। तो ये सब चीज़ें हमें उत्तर बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। इससे अगली आती है हमारी किशोर अवस्था। यह समाजीकरण की जटिल अवस्थाएं हैं। तो यह एक क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है कि कौन सी अवस्था समाजीकरण की जटिल अवस्था है। तो इसको हमको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वह हमारी होती है किशोर अवस्था। इस अवस्था में मित्रों के चयन में नवीन मापदंड तथा बालक एवं बालिकाओं दोनों समान विचार, समान मूल्यों तथा समान उद्देश्य इत्यादि से संबंधित मित्रों का चयन करते हैं। तो किशोर अवस्था में क्या होगा, कोई भी बालक होगा या कोई भी इंसान होगा, वह क्या करता है कि जिसकी विचारधारा हमसे मिलती हो या हमारी तरह सोचने वाला हो, हमारे जैसे उद्देश्य हो, तो उन जैसे मित्रों को चयन करेगा। अधिकांश बालक किशोर अवस्था में ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, जिसे खुले मन से बात की जा सके। तो बहुत से जो किशोर अवस्था में बालक या बालिकाएं होंगी, वह क्या करेंगी, वह ऐसा मित्र देखती हैं जिसमें क्या हो, जिस पर विश्वास किया जा सके और जिससे अपने मन की बात बोली जा सके। इसके बाद हम देखते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में अध्यापक की क्या क्या भूमिकाएं हैं। समाजीकरण के संबंध में बच्चे अपने अभिभावक एवं शिक्षकों का ही अनुकरण करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि परिवार के बाद एक बच्चा अपना अधिकांश समय कहाँ निकालता है, अपने विद्यालय में गुजारता है, जहाँ पर वह अपने दोस्तों से मिलता है, अपने शिक्षकों से मिलता है। तो बच्चा क्या करता है, प्रारंभिक अवस्था में बच्चा क्या करेगा, अनुकरण से सीखता है। तथा बालकों के समाजीकरण हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह उनके साथ स्नेह एवं सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करे। तो अध्यापक को बच्चों के साथ स्नेह और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अगला जो हमारा बिंदु है वो है, शिक्षक को चाहिए कि वह स्कूल में विभिन्न सामाजिक योजनाओं के द्वारा बालकों को सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान करें। तो एक शिक्षक को बालक के समाजीकरण में क्या करना चाहिए कि ऐसी सामूहिक क्रियाएं करानी चाहिए जिसमें कि बालक सक्रिय रूप से क्या कर सके, पूर्ण भाग ले सके, अपनी इच्छा से भाग लेने के लिए तत्पर रहे। अगला हमारे स्कूल में खेल प्रक्रिया द्वारा बच्चे सहयोग, अनुशासन, सामूहिक कार्य आदि सीखते हैं। इस प्रकार विद्यालय बच्चे में आधारभूत सामाजिक व्यवहार तथा व्यवहार के सिद्धांत की नींव डालता है। तो
कोई जब हम स्कूल में कोई भी खेल प्रतियोगिता या खेल प्रक्रिया के द्वारा शिक्षण इत्यादि कार्य कराते हैं तो बच्चों में क्या आता है, अनुशासन आता है, बच्चों में सहयोग की भावना का विकास होता है, सामूहिक कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। इससे क्या होगा, इससे बच्चे में सामाजिक व्यवहार के नियमों तथा व्यवहार के सिद्धांत की नींव पड़ती है। तो हमारे शिक्षक को समाजीकरण में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम इसके बाद देखते हैं कि कुछ हमारे जो MCQ हैं, जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब CTET में जो अभी तक पूछे गए हैं उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, जो पिछले वर्षों में हमारे पेपर में आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। जो हमारी शिक्षा है उसके संदर्भ में समाजीकरण के से क्या तात्पर्य है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। समाजीकरण मापदंडों का सदैव पालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन बनाना। बहुत सी बार आपको किसी भी क्वेश्चन के चारों ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन आपको करना क्या है, जो सबसे उपयुक्त है, सबसे उत्तम है, उसका चयन करना है। तो यहाँ पर शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है जो हमारा ऑप्शन 4 है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन बनाना। अगला क्वेश्चन, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। तो पहला ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी या मुख्य, या फिर फोर्थ गौण। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार की कैसी भूमिका होती है, परिवार की मुख्य भूमिका होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर होगा 3, मुख्य। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है, कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 2 अनुवांशिकता, राजनीतिक दल या परिवार। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 और 4 जहाँ तक गौण रूप में अनुवांशिकता भी सही है, लेकिन जब बात आती है कि प्रमुख कारण कौन सा है तो वहाँ पर हम बात करेंगे परिवार की। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 4, परिवार। अगला हम देखते हैं, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोर अवस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, शैशवावस्था के दौरान। तो जब हमने बात की थी सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण की, तो वह हमारा होता है किशोर अवस्था के दौरान। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, किशोर अवस्था हमारी क्या होती है, जटिल समाजीकरण की अवस्था होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1, किशोर अवस्था के दौरान। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किसी बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है। मतलब कोई भी बालक है उसका जो समाजीकरण होगा वह कब से प्रारंभ होगा। तो इसके ऑप्शन है किशोर अवस्था से, दूसरा जन्म से, तीसरा बाल्यावस्था से, या जन्म के 2 वर्ष बाद। तो कोई भी बालक होगा उसके किशोर अवस्था की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है, वह होती है जन्म से। तो जन्म से किसी भी बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर होगा नंबर 2, जन्म से। अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार डैश रखना चाहिए, कठोर, सामान्य, स्नेह और सहानुभूतिपूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक किंतु कठोर। तो इसका आंसर होगा हमारा स्नेह और सहानुभूतिपूर्वक, नंबर 3। तो मतलब कोई भी शिक्षक होगा उसको अपना व्यवहार स्नेह और सहानुभूतिपूर्वक रखना चाहिए। समाजीकरण की प्रक्रिया से क्या होती है, इससे तेज होती है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा सबसे पहले कि समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन किया, समाजीकरण की अवस्थाएं के बारे में जाना, और समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका के बारे में भी जाना। और हमने कुछ MCQ भी क्वेश्चन किए जो कि पहले पेपर में आ चुके हैं। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।